मेरी निगाहों में तुम किन गुनाहों के निशान खोजते हो। मेरी निगाहों में तुम किन गुनाहों के निशान खोजते हो। अरे मैं इतना भी बुरा नहीं जितना तुम सोचते हो। यह शब्द देश के प्रधानमंत्री बने मांडा के राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के हैं। वही विश्वनाथ प्रताप सिंह जिससे पिछड़ा वर्ग के सिविल सेवा में चयनित छात्र जब मिलने जाते थे तो वह कहते थे कि मैंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों को देखने के लिए तरस गया था। वही विश्वनाथ प्रताप सिंह जिसको एक दौर में देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश के तमाम पॉलिटिकल लीडर जब उनके घर गए तो उन्होंने ज्योति बसु का नाम सुझाया और दिल्ली के रिंग रोड पर तब तक घूमते रहे जब तक नेता का चयन नहीं हो गया। वही विश्वनाथ प्रताप सिंह जिनकी चेन्नई में आदमकद मूर्ति लगाने की घोषणा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने की है। और वही विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्होंने राजीव गांधी से कहा कि तुम मुझे क्या खरीदोगे, मैं बिल्कुल मुफ्त हूँ। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी से यह तब कहा था जब उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा। शायद उनका कहना सही था कि वह बिल्कुल मुफ्त के थे। तभी उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ झंडा उस दौर में बुलंद किया जब इंदिरा गांधी की मौत के बाद सहानुभूति की लहर पर सवार होकर उनके सुपुत्र राजीव गांधी भारी बहुमत के साथ लोकसभा में पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय राजीव गांधी के खिलाफ एक शब्द भी कहना किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि पहली बार कांग्रेस को इतना बहुमत मिला था और पहली बार चुनाव में 50% से अधिक मतदान हुआ, जिसमें 50% से थोड़े से कम वोट कांग्रेस को मिले थे। इतना वोट न तो राजीव गांधी के नाना पंडित नेहरू को मिला और न ही आज के नरेंद्र मोदी को मिल पाया है। उस दौर में जब राजीव गांधी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को वित्त मंत्री बनाया तो ईमानदारी से काम करने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी के मित्र अमिताभ बच्चन और धीरूभाई अंबानी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने टैक्स चोरी पकड़ी और कुछ लोगों को जेल भी भेजा। बाद में राजीव गांधी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को वित्त मंत्रालय से हटाकर रक्षा मंत्री बनाया। तब विश्वनाथ प्रताप सिंह को पता चला कि स्वीडन से जिन 410 तोपों का सौदा हुआ है उसमें कुल 64 करोड़ रुपए का कमीशन खाया गया है। बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह इस मुद्दे को उठाया, उस दौर में उठाया जब राजीव गांधी के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता था, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान की सियासत में सबसे मजबूत व्यक्ति यदि कोई था तो वो राजीव गांधी थे। बिल्कुल आज के नरेंद्र मोदी की तरह राजीव गांधी के मिस्टर क्लीन की छवि के खिलाफ बोलना अपने ऊपर ही कीचड़ उछालने की तरह से था, परंतु राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनकी छवि को मटिया मेट करके रख दिया। स्थिति ऐसी हो गई कि 1987 में विश्वनाथ प्रताप सिंह को कांग्रेस से बाहर आना पड़ा। तब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकार से बाहर आकर इस मामले को जनता की अदालत में लेकर गए और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को जनता के बीच में खड़ा कर दिया। उन्होंने यह मामला आम जनता से लेकर गरीब दबे कुचले और युवाओं के बीच में उठाया। दूसरी तरफ नौजवानों को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाला एक नेता मिल गया था, एक ऐसा नेता जो सत्ता को त्याग कर आया था। बीपी सिंह गांव चट्टी चौराहे पर पैदल चलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। 1988 में उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। तत्पश्चात जब 1989 में लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें तो मिली परंतु वह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। दूसरी तरफ विश्वनाथ प्रताप सिंह जो राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष थे, उनको एक तरफ वामपंथी पार्टियों तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिल गया और वह देश के प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछले 10 वर्षों से धूल फांक रही मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला लिया और यह फैसला भारतीय राजनीति में सामाजिक और आर्थिक ढांचे के बदलाव का वाहक साबित हुआ और उसी का परिणाम हुआ कि काशीराम, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जैसे तमाम नेता
उभर पाए। विश्वनाथ प्रताप सिंह के इस फैसले ने उनको उनकी जात बिरादरी ही नहीं बल्कि पूरे सवर्ण समाज का दुश्मन बना दिया। दूसरी तरफ जिस वर्ग के लिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया वह वर्ग भी उन्हें वह सम्मान नहीं दे पाया जिसके वह वास्तविक अधिकारी थे। शायद वह सम्मान उनको केवल इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि वह उन लोगों के बीच से नहीं आते थे जिनके लिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया था। परंतु विश्वनाथ प्रताप सिंह को इस बात का भली भांति एहसास था। उन्होंने कहा था कि मैं यह नहीं जानता कि लोग हमें किस तरह से याद रखेंगे, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि आने वाले समय में लोग और राजनीतिक दल भी मेरे ही दिखाए रास्ते पर चलेंगे, भले ही वे हमें याद करें या ना करें। इसके अलावा मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह को इस बात का भी एहसास हो चुका था कि उनकी सरकार बहुत दिनों की मेहमान नहीं है। इसलिए उन्होंने नई दिल्ली में एक बयान दिया था कि कुछ लोग हमें दिल्ली से हटा सकते हैं, सत्ता से हटा सकते हैं, कुर्सी से हटा सकते हैं, परंतु हमें गरीब के दरवाजे से कभी नहीं हटा सकते। आज भारत का शायद ही ऐसा कोई राजनीतिक दल हो जो विश्वनाथ प्रताप सिंह को याद करता हो, लेकिन लगभग समस्त राजनीतिक दल उनके रास्ते पर चल रहे हैं। देश के सवर्ण जातियां विश्वनाथ प्रताप सिंह को इसलिए खलनायक मानती हैं क्योंकि उन्होंने 52% पिछड़ा वर्ग की आबादी को 27% आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन उन्हीं सवर्णों को वो बातें भी याद रखनी चाहिए जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए किया। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने 81वें संविधान संशोधन से बैकलॉग के जरिए 100% आरक्षण का प्रावधान किया। इसके बाद 82वें संविधान संशोधन से आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम अंक की बाध्यता समाप्त कर दी और 85वें संविधान संशोधन से आरक्षितों को बिना परफॉर्मेंस प्रमोशन का प्रावधान किया और जाटों को आरक्षण दे दिया। दूसरी तरफ मजबूत प्रधानमंत्री कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी ने भी देश में SC/ST एक्ट में संशोधन कर बिना जांच FIR के तत्काल बाद गिरफ्तारी का प्रावधान कर दिया, जिसका पूरे देश में भयंकर विरोध हुआ और मध्य प्रदेश में भाजपा को अपनी सरकार तक गंवानी पड़ी। लोगों को दोबारा विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंडल कमीशन के विरोध की याद आ गई, परंतु नरेंद्र मोदी ने अपने फैसले को नहीं बदला। भले ही बाद में उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और वह निष्प्रभावी हो गया। नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा सवर्णों को 10% का आरक्षण दिया गया। तात्पर्य है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के ही रास्ते पर आज के राजनीतिक दल चल रहे हैं। भले ही उनकी बात ना की जाए, लेकिन यह खेद का विषय है जिस वर्ग के लिए उन्होंने न केवल अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया बल्कि गंवा भी दिया, उस वर्ग के द्वारा उन्हें यथोचित सम्मान नहीं दिया गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऊपर गाहे बगाहे कीचड़ उछाले जाते रहते हैं, परंतु इस बात की चर्चा नहीं की जाती कि कैसे राजघराने में पैदा हुआ एक लड़का गरीबों का मसीहा बन गया। परंतु महात्मा गांधी के देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह से एक यह सीख मिलती है कि यदि कोई अपने जात समूह के हितों से ऊपर उठकर काम करेगा तो वह सार्वजनिक जीवन में हाशिए पर चला जाएगा। यह विश्वनाथ प्रताप सिंह की स्थिति देखकर स्पष्ट हो जाता है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में हिस्सा लेते हुए अपनी ज़्यादातर ज़मीनें दान में दे दी, बाद में उसे परिवार वालों ने भी नाता तोड़ लिया। इसके बावजूद उन्हें विलेन के रूप में देखने वालों की संख्या आज भी है। बीपी सिंह ने बाबा भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला को एक साथ भारत रत्न दिया। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक तैलचित्र को भी संसद में स्थापित करवाया। अंबेडकर जी के जन्मदिवस पर उन्होंने राष्ट्रीय छुट्टी की घोषणा भी की। उन्होंने नव बौद्धों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की। विश्वनाथ प्रताप सिंह के मन में किसी के प्रति किसी तरह का कोई मैल नहीं था। जब वह राजीव गांधी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे तब भी उन्होंने कभी भी राजीव गांधी के ऊपर व्यक्तिगत हमले
नहीं किए। यह चीज़ें वर्तमान राजनेताओं को विश्वनाथ प्रताप सिंह के जीवन चरित्र से सीखनी चाहिए। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भले ही विश्वनाथ प्रताप सिंह के किए गए फैसलों पर प्रश्न चिन्ह उठाया हो, परंतु उसने सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया। कुछ दिनों बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण हेतु लाल कृष्ण आडवाणी ने जब रथ यात्रा का प्रारंभ किया, तब बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और बीपी सिंह प्रधानमंत्री नहीं रह गए। आज की परिस्थिति में हम लोग भले ही वैकल्पिक राजनीति की बात करते हों, परंतु कोई भी विश्वनाथ प्रताप सिंह बन ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाकर सत्ता में आए विश्वनाथ प्रताप सिंह का पूरा कैरियर बेदाग रहा। कहा जा सकता है कि वीपी सिंह भारतीय राजनीति में सिद्धांतों की राजनीति करने वाले पीढ़ी के आखिरी नेता थे। सामाजिक न्याय के प्रति ईमानदारी का नजरिया रखने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रति भारतीय जनमानस का यह बौद्धिक अन्याय ही है कि उन्हें इतिहास में उचित जगह न मिल पाई। कम से कम उस वर्ग को तो उनको सम्मान देना ही चाहिए जिसके लिए उन्होंने अपने को और अपनी सरकार को बलिदान कर दिया, यहाँ तक कि अपने सम्मान को भी बलिदान कर दिया। नियति का अन्याय ही था कि कैंसर से जूझ रहे उनके अंतिम समय में दिल्ली के अपोलो अस्पताल में किसी पूर्व प्रधानमंत्री की तरह से चैनल उनको कवर न कर सके, क्योंकि देश के सारे मीडिया घराने उस समय 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले के कवर करने में व्यस्त थे।